बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। आपको खुश आमदीद कहेंगे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर सबसे आगे की। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। दिस इज इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ अच्छे से हुआ है, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ इसमें कलर ऐड कर दें अपना और अच्छे से हो जाए। कुछ लोगों के दिन का इख्तिताम कल आई होप अच्छा हुआ होगा, और वो कैसे होगा क्रिकेट देखते हुए, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PSL फॉलो कर रहे हैं और वो PSL को पसंद भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद यूनाइटेड के चाहने वाले उनके लिए there's a good news. 2 played 2 win। पेशावर ज़ल्मी वालों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। दूसरा मैच भी हार गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या कमाल खेला है, 102 रन से शिकस्त दी है जनाब पेशावर ज़ल्मी को। और साहबजादा फरहान की बात की जाए तो उन्होंने 106 रन की इनिंग खेली। कॉलिन मिनरू ने 40 रन। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, साइम की वापसी हुई है। वो एक मरतबा मतलब पहले तो उन्होंने 50 की थी, 6 रन बनाए हैं और बाबर 1 रन पे आउट। अच्छा, साइम तो थोड़ा सा इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि जख्मी थे, कह सकते हैं थोड़ा मार्जिन मिल सकता है कि बंदा थोड़ा फॉर्म में आते टाइम लेता है। लेकिन बाबर का बहुत अलार्मिंग है, हमने कल भी तस्करा किया था, बल्कि आपने एक सवाल भी किया था रिमेंबर बाबर के हवाले से, तो बाबर इज नॉट परफॉर्मिंग, ये बहुत अलार्मिंग समझ नहीं आ रही है। अब देखना ये कि साइम से ना हमने एक्चुअली उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई हुई हैं और हमें होता है कि साइम जहां पर होंगे वो वन प्लेयर ऐसे ना जिसके ऊपर पूरी टीम रिलाय भी कर रही होती है कि भाई साइम अगर खड़ा हुआ है खेल रहा है तो उसका मतलब है कि अच्छा, जो एक वक्त में बाबर के ऊपर हुआ करता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह करे इफ ही कम्स बैक। थोड़ा सा आपको बता दें, बाबर आजम, साइम अयूब, मिचेल ओवन तमाम ही नाकाम हुए। बाबर 1 रन बनाकर आउट हुए। साइम जो है वो 6 रन पे आउट हुए। इसी तरह जो ओवन थे उन्होंने 10 रन बनाए। इस तरह ज़ल्मी के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में ही दाखिल नहीं हुए। और ज़ल्मी इस वक्त जो स्कोर बोर्ड है या जो क्या कहना चाहिए पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर सबसे नीचे है, बॉटम के ऊपर है। टॉप कर है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और PSL का ये सबसे बड़ा टोटल भी था जो कल यूनाइटेड ने बनाया। और अगर मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स के लिहाज से बताऊं तो लाहौर दूसरे नंबर पे है, 2 मैच खेलकर 1 जीता है 1 हारा है। कराची तीसरे, क्वेटा चौथे, मुल्तान सुल्तान 1 मैच जीता है और 1 ही हारे हैं। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी 2 मैच खेले, दोनों हारे। ये पोजीशन अक्सर लाहौर कलंदर्स की होती थी जो ज़ल्मी की है। खुश तो बहुत हो गया आज। असल में PSL की जो पहली लेग होती है उसके बाद अगर हम खुश हो जाएं तो फिर मसला हो जाता है, क्योंकि आगे सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो बहुत ही अच्छा। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे एंड सेकंड नंबर पर लाहौर कलंदर। सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अल्लाह करे इसी तरह से अच्छे मैचेस जारी रहें। लेकिन यह है कि जब ये PSL होती है तो बहुत सारे खिलाड़ियों की फॉर्म जो है ना वो भी खुलकर सामने आ जाती है, टेक्निक्स के बारे में पता चल जाता है और बड़े बड़े हीरोज भी बनते हैं जो आगे जाके कौमी टीम में। देखिए, एक मुकाबला चैनल्स के बीच में भी होता है, क्योंकि हर टीम के साथ एक चैनल भी जुड़ा हुआ है। तो हम जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो इसलिए हम इस वक्त लीड कर रहे हैं, हम इस वक्त टॉप पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इस चीज की खुशी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतता चला जाए। लाहौर कलंदर्स के साथ जुड़ा हुआ है। मैं लाहौर से हूँ, लाहौर कलंदर्स वालों ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए भी पूरी तमाम टीमों के लिए दुआएं, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी मोहम्मद हारिस जो हैं उन्होंने अवलेबाज नजीबुल्लाह जरदान के साथ इस्लामाबाद की सैर की है, बिल्कुल अफगानी खाने खाए हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। यही तो चाहिए ना, यही कल्चर तो चाहिए। क्रिकेट यही तो करता है कि मुख्तलिफ ममालिक को इकट्ठा लेकर आता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान वैसे ही आपको पता है पड़ोसी हैं। जी पड़ोसी तो हैं, लेकिन अफगान की टीम को हमने क्रिकेट सिखाई है। अक्सर जब जीत जाते हैं तो बड़ा रिएक्शनरी भी हो जाते हैं, लेकिन PSL इनको बहरहाल जोड़ देता है। ये ज़ल्मी जिस टीम के साथ खेल रहे हैं उनकी वो कार ब्रांड भी रन करते हैं, तो उसकी पब्लिसिटी कैंपेन भी है। लेकिन इसमें एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, वो फ्रेंडली मैसेज है। मुख्तलिफ जो कल्चरल चीज़ें हैं उनका एक्सचेंज करना, एक दूसरे से मिलना मिलाना। तो मैंने ये वीडियो देखी, जो सच अ क्यूट वीडियो, अच्छा लगा मुझे। बाकी भी टीम्स को करना चाहिए ऐसी कैंपेन। ये जो आपने कहा ना कि अफगानिस्तान की जो टीम है इनको क्रिकेट हमने सिखाई है, फिर वो जब सामने आते ना तो फिर दिल में आता है अब हमें सिखाओगे अब हमें। लेकिन ये है कि बहुत मजे की ये वीडियो थी और ये एक वीलॉग टाइप नहीं लग रहा मुझे? ऐसे ही है, शॉर्ट वीलॉग था। जी, तो ये वीडियो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, आपको देखनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। अब यहाँ से इनको तो वो शनवारी खिलाना चाहिए था, ये इनको यहाँ पे चिप्स खिला रहे हैं। ये तो शनवारी खा के थक गए होंगे ना। अफगानिस्तान में शनवारी, अच्छा अफगानी भी खिलाए होंगे। अच्छा, ये जो पढ़ा था वैसे अफगानी बर्गर आई बिलीव ये इधर से मिलता है, अफगानी बर्गर। मैंने तारीफ बड़ी सुनी है। पायल जी, आपको नीदरलैंड्स लिए चलते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं वहाँ की, जहाँ पर सालाना फूलों की परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्टिस्ट ने दिलकश और रंग बिरंगे फूलों से जानवर, कार्टून कैरेक्टर्स और तारीखी इमारतें बनाई और बाकायदा परेड होती है। देखिए कितनी खूबसूरत ये परेड। ये 78वीं सालाना परेड थी जिसमें शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी भी ली। मौसम बहार के आगाज़ की अलामत है और ये शानदार परेड 42 किलोमीटर तवील भी थी। 42 किलोमीटर तो ज़बरदस्त है जनाब। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और ये फूल जो हैं और जो लोग हैं, दोनों के चेहरे खिले खिले थे, दोनों ही बहुत फ्रेश लग रहे थे। और ऐसे मनाजिर हमें तो देखने को नहीं मिलते अपने मुल्क के अंदर, बट थ्रू टेलीविजन स्क्रीन हम जरूर करते हैं कि अल्लाह सब लोगों को दिखा। परेड की तरह के मनाजिर नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कुछ नुमाइशें होती हैं। जैस्मिन गार्डन के अंदर वो यही होता है कि फूल एक जगह होते हैं, नुमाइश हो रही है, वो फिर
लोग चले जाते हैं, या लाहौर के अंदर भी एक बड़ा फेमस पार्क है वो कैंट एरिया के अंदर, वहाँ पे लोग चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना, कल्चरल बिल्कुल होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। लेकिन ये है कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है ना वो पहले पूरी हो जाए, तो उसके बाद ये सब कुछ करते हुए हम अच्छे भी लगते हैं। अरे नहीं यार, इतने बुरे हालात भी नहीं है, PSL करवा सकते हैं तो ये भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तक नीलामी के लिए पेश किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शोख नीला हीरा गोलकोंडा ब्लू 35 से 50 मिलियन डॉलर में फरोख्त हो सकता है सिर्फ। हाँ, और ये 100 सालों में नीलामी के लिए पेश किया जाने वाला सबसे मशहूर नीला हीरा है, जिसे अगले माह अमेरिका में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। क्या ही खूबसूरत नाम तो आप ही लीजिएगा, मुझे तो उसका नाम बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्या नाम है? गोलकोंडा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग। वैसे इस नाम के सांप होते हैं, एनाकोंडा होता है ना, गोलकोंडा नहीं कोंडा तो है ना, आधा तो है। अच्छा, ये वैसे साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडोनेशिया की मुख्तलिफ जो माइंस हैं उनमें से ये निकलता है। बहुत कीमती है, खूबसूरत बहुत है, बहुत ही खूबसूरत है। और वो अपनी क्या कहते हैं, जाज़बे नज़र, पुरकशिश, उसकी जो शक्ल है उससे लग रहा है कि वो इतना महंगा होना चाहिए, उसकी इतनी कदर कीमत होनी चाहिए। वैसे भी हीरे की कदर सिर्फ क्या कहते हैं, जौहरी को पता होती है। जौहरी को पता, हम वो जौहरी हैं सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। लुक्स ब्यूटीफुल, पहन की भी अच्छा लग रहा है खातून को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कैटी पेरी। अच्छा, किसी को गिफ्ट करना हो तो किसको गिफ्ट करेंगे? अपने पास ही रख लेंगे, लेके इतना महंगा गिफ्ट का कोई मजाक नहीं होता। अच्छा जी, एक हम कह सकते हैं कि तारीख जो है ना वो बनाई गई है मारूफ गुलकारा कैटी पेरी और उनके साथ 5 दीगर खवातीन ने खला के सफ़र का कामयाब तजुर्बा किया है। कैटी पेरी और दीगर खवातीन अरबपति जेफ बेजोस के खलाई सयाहती न्यू शेपर्ड रॉकेट निकला मेरे मुंह से, रॉकेट न्यू शेपर्ड पर खला में गई और ये तकरीबन 11 मिनट तक परवाज जारी रही और उन्हें ज़मीन से 100 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर लेकर गई, जिससे उन्होंने खला की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा जो हद है उसको भी अबूर किया और चंद लम्हों के लिए उन्होंने महसूस किया कि वो वेटलेस हैं। अच्छा, फ्लोट करना शुरू कर दिया। वो महसूस किया जो स्पेस में जाते हुए आप जिस तरह की फीलिंग आपको आती है। सो कैटी पेरी बहुत ही फेमस सिंगर है, बहुत ही ज़्यादा इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इनके अलावा यहाँ पे बेजोस की मंगेतर भी थी, लॉरेन सॉन्चेस, आई बिलीव उनका नाम है, वो भी मौजूद थी। इसके अलावा CBS की मेज़बान है, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। एक नासा के साबिक जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं आयशा जो वो भी मौजूद थी। सो इंटरेस्टिंग पार्ट इसके खवातीन की तादाद। अच्छा, इंसानी हुकूक की कारकुन है अमांडा निगुइन, वो भी मौजूद थी। एक प्रोड्यूसर है फिल्म की कैरन, वो भी मौजूद थी। और ये सिर्फ खवातीन के ऊपर मुश्तमिल था, तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक तो ये पहली मरतबा एक कमर्शियल फ्लाइट जो है वो गई थी लेकर इस तरह के सयाहों को। सिर्फ 11 मिनट के लिए थी, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लाइट भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि जो वेस्टर्न सेलिब्रिटीज हैं उनकी प्रायोरिटीज देखिए। अगर आप स्पेस में जाते हैं, बहुत से बच्चों की, बहुत से लोगों की तवज्जो उस तरफ जाती है कि इसमें क्या है और आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सेलिब्रिटीज या जितनी भी पब्लिक फिगर्स हैं वो अगर इस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, मुझे लगता है एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर या एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर। ये पहलू भी हो सकता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आती कि आप करेंगे या तो आप कहते हैं कि लेकिन ये भी सही है ना, बहुत ज्यादा पैसे आने के बाद एटलीस्ट कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस है? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अब कैटी पेरी के पास इतने पैसे तो हमें सही जगह पे लगे हैं। नहीं, अच्छी जगह पे लगे हैं डेफिनेटली। और इससे इम्पैक्ट, आप जैसे आपने बात की, इम्पैक्ट बहुत अच्छा गया पूरी दुनिया के अंदर। तो ये खबर हमने आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान के अंदर वापस। इस्लामाबाद में इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी की 3 रोज़ा बड़ी कन्वेंशन जो है वो जारी है, जिसमें दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ये कन्वेंशन हो रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। बहुत बड़ा ये इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल बल्कि मैंने जब ये खबर पड़ी, इधर से हम इसको कवर करके गए और फिर हमने अपने चैनल्स के ऊपर देखा कि 4 अरब डॉलर तक हमारी जो रेमिटेंसेज हैं इनफैक्ट उनको क्रॉस कर गई हैं। ये रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ एक माह के अंदर इट्स रिकॉर्ड लाइक हिस्टोरिक हाई। तो बहुत ही अच्छा है। खैर, जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इस कन्वेंशन का मकसद उनको खुशामदीद कहना है, उनकी खिदमात को सराहना है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना है और उनकी जो कीमती तजावीज़ है उनके तजर्बे की रोशनी में जो वतन से दूर रहकर जो उन्होंने सीखा है उस तजर्बे के जरिए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। तो एक बहुत बड़ा एसेट है ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए। मेरे ख्याल में इस किस्म के इवेंट्स का आगाज़ बहुत पहले होना चाहिए था। और क्रेडिट गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और बड़ी कामयाबी से लेकर। हमेशा देर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ये बड़ा ज़रूरी था। इससे पहले हमने देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की मुश्किलात का जिक्र किया जाता रहा, लेकिन अमली तौर पर बहुत ज़्यादा काम नज़र नहीं आया। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है
है गवर्नमेंट और SIFC, आपको पता है पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तक हुआ क्या है इस कन्वेंशन के अंदर और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, मंसूबे क्या है, आगे करना क्या है इस कन्वेंशन के लिहाज से? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हम न्यूज़ जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत है। आप कैसा चल रहा है इस वक्त ये कन्वेंशन? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है और इसका क्रेडिट जो है हमें देना चाहिए SIFC को विद कोलैबोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आप पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हमारे टोटल डायस्पोरा है, जो वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पर उनके अच्छे बिजनेसेस हैं, जो पाकिस्तान के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान में बेहतरी के लिए, या चले पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, जहाँ जहाँ से जिस इलाके से उन वेल एस्टेब्लिश्ड डायस्पोरा का वहाँ पे अल्टीमेटली पाकिस्तानी मईशत को फायदा होता है। बिल्कुल। हाँ। अगर वो उस स्पॉट पे या उस एरिया में या उस विलेज के अंदर या उस शहर के अंदर कोई जाके एक हमारा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर कोई काम करता है तो वो भी उस इलाके की बेहतरी है। तो उस एक छोटे से स्पेक्ट्रम को देख के फिर ये सोचा गया क्यों ना इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके आया जाए। फिर SIFC ने बाकायदा तौर पर 1 साल पे इस पे के ऊपर काम किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन हमारे पास एक इदारा है इस्लामाबाद में, उनके कोलैबोरेशन के साथ मिलके फिर जो तकरीबन 200 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर मुख्तलिफ ममालिक में, उनको बुलाया गया, उनको इन्विटेशन दिया गया, उनको एज ए स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान में लाया गया और लाकर उनको बाकायदा तौर पर बिठाया गया है यहाँ पे। और उनको स्टेट गेस्ट का जब उनको दर्जा दिया गया तो कल हमने देखा, परसों वो आए थे, कल बेसिकली पहला दिन आप इसको समझ लें, ठीक है। तो उस पहले दिन के अंदर हमने उनको देखा तो वहाँ पे एम्बेसडर्स मुख्तलिफ ममालिक के, वो डायस्पोरा जो जितने भी हमारे बाहर से पाकिस्तानी दोस्त आए हैं वो तमाम के तमाम पहुँचे, उनकी तकारीर हुई। उनकी तकारीर अगर आप सुने ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके हर एक शख्स की तकरीर के अंदर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, पाकिस्तान के साथ उनकी अटैचमेंट ऐसे नज़र आ रही थी कि वो कुछ करना चाहते हैं इंडिविजुअली भी, एक किसी NGO के प्लेटफॉर्म पे, किसी जो है तंजीम के प्लेटफॉर्म से वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। इससे पहले उनको इस किस्म का कोई पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इस वक्त SIFC है, SIFC के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो मिलके जो ये काम कर रहे हैं, तो मुझे ये ज़ाती तौर पर लग रहा है कि जिन लोगों ने कल तकारीर की हैं वो कहीं ना कहीं से वो जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है वो वहाँ पर लाएंगे। ट्रस्ट भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जितने भी ये डायस्पोरा की आप बात कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आपने बात भी की होगी, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट नज़र आया इस इनिशिएटिव के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कि ठीक है वो आना चाहते हैं पाकिस्तान और करना चाहते हैं और इनके थ्रू ही करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करेंगे जो भी करेंगे पाकिस्तान के लिए। बात तो ये है ना, जो लोग आए ना उनको ट्रस्ट है, इस वक्त की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, उनको SIFC पे ट्रस्ट है, तब वो यहाँ पर आए हैं। और वो अब चूंकि आए हैं तो मज़ीद इसको डायग्नोज करेंगे, इस चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि यार हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो जाहिर है अब ये जब कन्वेंशन ख़त्म होगा वो वापस जाएंगे। मैं ये बजा कहूँगा कि ये अभी इतनी जल्दी से इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि अगले 6 माह के अंदर इस कन्वेंशन का जो रिजल्ट है वो हमें मिलना शुरू हो जाए। लोग जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं वहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के अंदर, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया में भी हमारे जो पाकिस्तानी हैं वहाँ उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, गल्फ के अंदर कारोबार है, वो पाकिस्तान में लेकर आएंगे। अब उनको ये इतना यकीन हो चुका है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट फर्म है, SIFC फर्म है, पाकिस्तानी फौज उनके साथ है, तो ये मिलके पाकिस्तान के अंदर जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आउटपुट भी उसका लेंगे। गवर्नमेंट की जानिब से भी इंश्योर करने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं और उनको बताया गया है कि हाँ भाई आप आ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी सेफ। इस कन्वेंशन का मकसद भी यही है, राउंड टेबल हो रही हैं, आप लोग जिसके साथ बैठ के जिसकी जहाँ इंटरेस्ट है वो वहाँ जाके पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो लोग हैं जो उनको समझा रहे हैं, उनको लेक्चर्स दे रहे हैं, वो उनको यही बता रहे हैं कि आप ले आएँ पाकिस्तान में, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल महफूज रहेगी। और उसका असल जो सबब है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाक फौज मिलके एक प्लेटफॉर्म पर जो चल रही है ना, तो लोगों को ज्यादा खिताब भी करना है चीफ ऑफ आर्मी जी बिल्कुल। आज दूसरा दौर है, आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के अंदर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आएंगे कुछ देर के बाद और वहाँ पर उनकी तकारीर हैं। फिर उसके बाद जो है लंच है, लंच के बाद डिनर है। तो तमाम जितने भी गेस्ट हैं
आज उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा, एक बड़ा इशू रहा है, एक ग्रीवेंसेस का बड़ा इशू रहा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हम बेचारों के केसेस के फैसले नहीं होते, यहाँ पे ज़मीनें लेते हैं, उन पे कब्जे हो जाते हैं, उनके बड़े ऐसे मसाइल हैं, फिर वो मसाइल एड्रेस भी नहीं होते। रिसेंट पास्ट के अंदर भी हमने देखा कि हुकूमत ने कुछ कानून साजी ऐसे की, OPF के चेयरमैन भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमें बताया। तो आपको लगता है कि इस कन्वेंशन का भी इम्पैक्ट आएगा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल? देखिए इमरान, मैं बिल्कुल इसको एक पॉजिटिव सेंस में देखता हूँ कि इस कन्वेंशन का हमें शायद फौरी तौर पे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा ना हो, लेकिन अगले 6 माह के अंदर आप देखिएगा कि यही जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त बाहर से आए हुए हैं, जब वापस जाएंगे तो वहाँ जाकर इन्होंने उसको बाकायदा तौर पर वहाँ पर प्ले करना है, और वहाँ से फिर ये इन्वेस्टमेंट मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि आइंदा 6 माह के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की तरफ से, वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह वही है, जैसे आपने कहा कि उनको ट्रस्ट अब बिल्ट हो चुका है कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी, और जाएं, और वो ये दिल से तो वो चाहते हैं कि मैं अगर अपने किसी इलाके का हूँ, फॉर एग्जांपल किसी पाकिस्तान के किसी और शहर से उनका ताल्लुक है, तो वहाँ तो वो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म के तौर पर वो नहीं आ सकते। पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है ना, कि हम पूरी दुनिया से तो अट्रैक्ट करें इन्वेस्टर्स को, लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं, उनकी नीयत भी है, इंटेंशन भी है, चाहते भी हैं, नेक नियति हम कह सकते हैं वो है, तो उनको टारगेट करना इज अ वाइज डिसीजन। ये कॉन्फ्रेंस है ही है कि उनको टारगेट किया जाए और उनको समझाया जाए कि आप आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। और जहां पर इमरान ने बात की कि उनके जो केसेस हैं उसके लिए बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी तैयार की जा रही है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहता है उसका कोई मसला है तो वो डायरेक्ट जाए वहां पर, वन विंडो के जरिए उसका मसला हल हो जाए, चाहे वो जमीन का हो, वन विंडो ऑपरेशन उनके लिए बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है, जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी होती है उसे पॉजिटिवली ही देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को सियासत से मावरा रखना चाहिए, कौमी मफाद जो है उसके तनाजुर में देखना चाहिए। सो हमारे कौमी मफाद के लिए जो मिनरल कॉन्फ्रेंस है बड़ी कामयाब रही, बहुत अच्छी रही, और अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी बहुत अच्छी है। फिल वक्त अल्लाह करे अच्छे रिजल्ट्स आए और बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुतालिक, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ सियासी मंजरनामा जो इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सियासत एक मरतबा फिर हम ये कह सकते हैं अहम मोड़ पर खड़ी हुई है, लेकिन इस मरतबा अंदाज बड़ा बदल चुका है। आपको पता है हम PTI को जब भी देखते थे एक रेजिस्टेंस वाली जमात नजर आती थी, बड़ी अग्रेसिव नजर आती थी, लेकिन इस मरतबा जारहाना रवैये जो है वो थोड़े तब्दील हुए हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा लग रहा है ऐसे वाइब आ रही है कि जैसे कुछ सोच विचार हो रही है कहीं पे। एस्टैब्लिशमेंट पर जो तनकीद है वो बहुत खुलेआम की जाती थी पहले, अब शायद थोड़ी सी हिकमत अमली बदलती नजर आती है। जो बानी तहरीक इंसाफ है उनसे पार्टी रहनुमाओं की महदूद मुलाकातें, उनका तो आपको पता ही है, और मोहतात बयानात भी सामने आ रहे हैं। जो बहुत मेजर एक हिस्सा है लीडरशिप का वो बड़ा मोहतात है, और वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रो भी नजर आता है उस बयानिए के कि एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स अब भी हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, क्योंकि लीडरशिप है तो हमें हार्ड लाइन लेनी चाहिए। और फिर कुछ नए और पुरानी लीडरशिप का भी मसला है आयशा, जो नई लीडरशिप है उसको पुरानी लीडरशिप तस्लीम नहीं करती और पुरानों को नई लीडरशिप तस्लीम। और वो ये नजरियाती मसला जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट, वो हमें बाकायदा तौर पर नजर भी आ रहा है। और अब तो PTI के लीडर जो है वो खुद भी मानना शुरू हो गए कि ठीक है भाई, ये इख्तलाफात चलते रहते हैं और चल भी रहे हैं। हमारे साथ इस सारे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब। हमें अक्सर ज्वाइन करते हैं और आज उनकी आमद हुई है काफ़ी अरसे के बाद, तो उनको एक मतलब फिर से वेलकम कहेंगे। मज़हर साहब से पूछते हैं उन पे क्या आमद हो रही है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये वैसे अक्सर हम लोग ये गुफ्तगू करते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, आए सियासत पर बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला भी तो सियासत से जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा है आपके ख्याल में मज़हर साहब, कितना जुड़ा है? अभी जैसे आप लोग वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू सुनवा रहे थे, वो सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी मुझे कल ही जो मशहूर ताई सेंटर के जिन जाने जाते हैं अशरफ ताई साहब, वो NICVD में जो है वो एडमिट हैं, और उनकी जो एहलिया हैं उनका वो आया था कि कितना उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और कितनी बुरी हालत है। इससे पहले एक और केस भी मुझे ये बात ठीक है कि ये हॉस्पिटल बड़ा अच्छा रहा है कई सालों में, और इस हुकूमत सेहत के शोबों में बड़ा इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी बातें पॉलिटिक्स ही होती है। पॉलिटिक्स सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान चपखलिश का नाम नहीं है। ये जो ट्रैफिक के हादसात होते हैं ये भी सियासत का हिस्सा है।
ये जो इनकाउंटर्स हम सुनते हैं ये भी पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स जो बुनियादी तौर पे वो सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। ऑफ कोर्स, यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा वैसे इस पे कन्वेंशन में मैं चाहता हूँ आपकी राय, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ वैसे तो ठीक है, उनमें पॉलिटिकल गेन्स भी आपके होते हैं, या थोड़ा सा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है कि वो किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वैल्यू कर रही है, दो केस का ताल्लुक उससे है, लेकिन एज अ जेस्चर डू यू थिंक इट्स पॉजिटिव ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऐसे बुला के एक्नॉलेज करना, एक 3 डेज़ कन्वेंशन जिसमें टॉप नॉच लीडरशिप हमारी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, आप इस एक्टिविटी को कैसे देख रहे हैं मजहर साहब? देखिए, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट हमारी, और ये सिर्फ इसी गवर्नमेंट का मसला नहीं है, हर गवर्नमेंट का मसला ये है कि हम सेल्फ प्रेज में चले जाते हैं। ये जो होती है ये बात फैसले लोगों को करने दें कि वो आपकी कारकर्दगी को कैसा देखते हैं। आपने दुनिया में, आप दुनिया के अखबारात उठा लें, आप देखें कि दुनिया के अखबारात में कहीं वज़ीर आज़म, वज़राए आला, इनकी तस्वीर पे मुश्तमिल इश्तिहारात तो ज़रा दिखा दें। ये जो हमारे यहाँ है ना कि ये सेल्फ प्रेज मेरा कि मैं, और ये जो इश्तिहारात होते हैं ये बेसिकली हुकूमत के नहीं, अवाम का पैसा होता है। तो आप अपनी ज़ात पर नहीं खर्च कर सकते। आप बताएं, कारकर्दगी ज़रूर बताएं आप, लेकिन उसके साथ जब आप अपनी इमेजेस दिखाते हैं जी, ऐसी, और ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होते। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होते, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। ये जाहिर है ये कोई प्राइवेट इश्तिहार तो नहीं होते, बिल्कुल ये सरकारी इश्तिहार। ये मजहर साहब एक्चुअली इन हुक्मरानों का माइंडसेट है, आपका तो इतना वसी तजर्बा है बतौर सहाफ़ी, इन हुक्मरानों का ही माइंडसेट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दौर में भी ऐड छपते थे, सिर्फ उनमें तस्वीरें हट गई थी, ऐड उतने ही बड़े बड़े होते थे, हमें याद है, क्योंकि आपके इदारे का तो अखबार भी है तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। और दूसरा ये है कि मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि क्या ये जो ब्यूरोक्रेट्स आसपास हैं जो चला रहे होते हैं इन सियासतदानों को, ये उनका माइंडसेट है या फिर इन सियासतदानों का ही माइंडसेट है? इस पर ज़रा राय दीजिए। नहीं, देखिए, अल्टीमेटली तो आप खुद जिम्मेदार होते हैं ना। हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये तो हमारे लीडर जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, इर्द गिर्द के लोग ख़राब हैं। तो मैं अपनी कंपनी से पहचाना जाता हूँ। मेरी पहचान जो होती है कि मेरे इर्द गिर्द वो लोग क्यों हैं जिनके बारे में इस तरह के लोग ख्यालात करते हैं। तो ये तो फिर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल तो वही होता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और मजहर साहब, जो कल्चर बन चुका है, जो सियासी कल्चर बन चुका है, या जिस तरह से ट्रेन कर दिया गया है पूरे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बगैर अब मुमकिन हो पाएगी सियासत करना पाकिस्तान के अंदर? अगर जब तक बताया ना जाए कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये सब ना किया जाए, आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा? देखिए, चेंज के लिए तो आप लड़ते हैं। आप एक दायरा है और दायरा इख्तिदार है, अगर आप उसमें फंसे रहेंगे तो आप अवाम से दूर होते चले जाएंगे। इसी वजह से जैसे ही हम मुंतखब होते हैं फ़ौरन अपनी गाड़ियों पे MNA और MPA लिखवा लेते हैं। जैसे ही हम मुंतखब होते हैं अवाम से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, दूर कर लेते हैं उनसे। वज़ीरों के प्रोटोकॉल बढ़ जाते हैं। यही वज़ीर जब बाहर जाते हैं तो पैदल चल रहे होते हैं। जी, ऐसी है। यही वज़ीर जब अपने मुल्क में आते हैं तो एक लाइन लगी होती है गाड़ियों की, आगे पीछे लाइन। और ये तो अभी हमने आपकी, जैसे गवर्नर पंजाब ने खुद स्टेटमेंट मैंने उनकी सुनी, सलीम हैदर साहब कह रहे थे कि जब मैं पहले उम्रे पे जाता था तो ये जो शुरते वहाँ पे होते हैं मुझे पीछे कर देते थे, हटा देते थे, तो मुझ पर बड़ा करम है कि अब वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सौदे की करामत है जिस पे आप बैठे हैं यकीनी तौर पे। अच्छा मतलब जी 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 मैं ज़रा सियासी सूरत हाल पे आना चाह रहा हूँ, चूँकि आवाम सुनना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर भी, जो करंट अफेयर्स है उस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। पॉलिटिकल अफेयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो हैं और लीडरशिप के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं, एक तो ये क्या वाकई मसाइल हैं, खुद साख्ता है, मीडिया का ऐसे पेट भरा जा रहा है, या फिर वाकई पार्टी के अंदर तंजीमी इस हद तक तनाव है जो पार्टी को डैमेज कर रहा है? क्या कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए, देखिए इस वक्त PTI मुश्किल में है, और ज़ाहिर एक एज एन अपोजिशन पार्टी हमारे यहाँ ज़ाहिर डेमोक्रेसी बड़ी जायज़ रही है। जो अपोजिशन होती है उसको हुकूमतें दबाने की कोशिश करती हैं, और जब वही अपोजिशन हुकूमत में आती है तो वही अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ वही इक़दाम करती है जिसके वो खुद विक्टिम होते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो कानून बनाते हैं
वो अपोजिशन को या अपने मुखालफिन को दबाने के लिए बनाते हैं, फिर वही कानून हम पे लागू हो जाते हैं। जिस तरह यही पैका है, ये पहले मुस्लिम लीग ने बनाया, उस वक्त की अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही थी, वो अपोजिशन हुकूमत में आई तो उसने वही कानून को दूसरे अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया। आज जो हुकूमत ने कानून बनाया है, कल जब ये अपोजिशन में होंगे तो यही कवानीन उनके खिलाफ। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बदकिस्मती से ये हमारी जमातों की समझ में नहीं आती, ख़ासतौर पे मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, उनकी ये बात समझ में ही नहीं आती कि ये जो कवानीन बनाते हैं ये फॉर ऑल टाइम टू कम होते हैं। इसलिए इनको बनाने के लिए सोच लेना चाहिए एक लम्हे के लिए कि कल मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँगा, कल मैं वज़ीर नहीं हूँ, तो उस वक्त जो वज़ीर होगा, उस वक्त जो वज़ीर आज़म होगा, वो इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और एक विशियस साइकिल मजहर साहब महसूस होता है जो चलता ही जा रहा है और इतना एक्सपोज हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि ओके अब अगली गवर्नमेंट आएगी तो उसने आके ऑपोजिशन के साथ ये करना है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो मुश्किल की वजह से हम कह सकते हैं कि वो भी मुफाहिमत की सियासत की तरफ आ गई हैं, हालांकि हम पीपल्स पार्टी को जानते हैं कि वो मुफाहिमत की सियासत करती है। देखिए, मुफाहिमत होती क्या है, एक चीज़ होती है कि आप मसलहत से काम लेते हैं, एक होती है कि आप मफादात को सामने रख के वो करते हैं, स्ट्रैटेजी वो बनाते हैं। मुफाहिमत बज़ाहिर कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन आप मुफाहिमत किन टर्म्स पे कर रहे हैं, किन चीज़ों पे मुफाहिमत कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ की जो गुफ्तगू, ज़ाहिर है इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि जब से अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए जो है इमरान खान साहब को हटाया गया, उसके बाद से ज़ाहिर है PTI मुश्किल में है और मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत रही है। उन्होंने अपोजिशन को कोई स्पेस ना देने का फ़ैसला किया हुआ है और ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे 9 मई के बाद तो सूरत हाल और ख़राब हो गई PTI के लिए। तो PTI पे जो है वो उनकी जो पॉलिसी रही है अब तक पिछले 1.5 साल में, उसमें वो बज़ाहिर जिस तरह का प्रेशर कोई अपोजिशन जमातें दूसरी जमातों से मिल के बना सकती थी, वो नहीं बना पाई PTI अब तक। अब वो एक नई स्ट्रैटेजी के तहत जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो मुफाहिमत है वो हुकूमत से नहीं है, वो हुकूमत से मुफाहिमत नहीं करना चाहते, वो इस हुकूमत को नहीं रिकग्नाइज करते। वो समझते हैं ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और इनसे हम क्यों गुफ्तगू करें। लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट और यही पोजीशन 2018 में मुस्लिम लीग ने ली हुई थी। ठीक है, वो हुकूमत को रिकग्नाइज। मजहर साहब, जो इस वक्त अगर हम कह सकें कि क्योंकि इख्तलाफात PTI के अंदर भी चल रहे हैं, तो ये जो 2 धड़े बने हुए हैं, क्या दोनों धड़ों में से कोई नहीं चाहता, गवर्नमेंट के साथ खास तौर पर बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है? गवर्नमेंट से नहीं बात करना चाह रहा कोई भी। देखिए, PTI में धड़ेबंदी का लफ्ज़ मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं होगा। PTI में एक कन्फ्यूजन है और मैं समझता हूँ उसके ज़िम्मेदार जो है वो इस लिहाज से खान साहब खुद हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो बैरिस्टर गौहर को एज ए चेयरमैन नॉमिनेट किया, उन्होंने ही जो है सलमान अकरम राजा को जो है बहैसियत सेक्रेटरी जनरल। जब आप इस पोजीशन पर किसी को नॉमिनेट करते हैं तो फिर आप उसको एम्पावर भी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बड़ी अहम सिचुएशन है, जमहूरियत का हुस्न है, आज़ादी इज़हार राय, इस सारी सूरत हाल में। तो एक तरफ जब PTI की क़यादत बाहर थी और उनको आज़ादी थी कि वो जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च करें, उस टाइम गवर्नमेंट कम अज़ कम ऐसी कोई मेजर इनिशिएटिव्स, कोई काम वगैरह नहीं कर पाई, चाहे वो 2014 के धरने की एग्जांपल हो, उसके बाद होने वाले जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च हो, या फिर अब। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से टॉप नॉच, खास तौर पे खान साहब जब से इम्प्रिजन्ड हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि एक अच्छी फ्री फ्लाइट ले रही है अपने डिसीजंस करने में, चीज़ें करने में। ये जो कन्वेंशन हमें नज़र आते हैं या कॉन्फ्रेंसेस नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद काफ़ी हद तक सूरत हाल तब्दील हुई है। इसको हम कैसे समझें? एक तरफ PTI कहती है कि क़यादत का अंदर होना मुल्क की इमेज जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, और दूसरी जानिब अगर मुल्क में एहतजाज नहीं है तो पॉलिटिकली नहीं तो कम से कम इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। आप इन दोनों का क्या कंपैरिजन देखते हैं? तो क्या फिर हम ये तय कर लें कि जो एजिटेशन है वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसके खिलाफ एजिटेशन है उसकी इजाज़त नहीं होगी? तो आप तय कर लें, कानून बना लें कि किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बना लें कानून पार्लियामेंट के ज़रिए, उसमें
आप कह दें कि कोई जलसा, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि फिर ये सोच लें कि कल आपको भी यही ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो सवाल ये है कि अगर ऑपोजिशन जलसे की इजाज़त मांगती है, जो जिस इकोनॉमिक साइड की आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। चीज़ ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और मेरा सवाल ये है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इस हुकूमत में आप क्लेम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, मेरे से मुराद ये कि ऑपोजिशन का ये सवाल है, लेकिन वो आप क्या जिस जगह बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये जगह आपको डिजर्व करती है? इसलिए कि उनके नज़दीक या ऑपोजिशन के नज़दीक है या नहीं, आपने ये जगह ऑक्यूपाई की हुई है, कैप्चर की हुई है आपने ये जगह तो मेरी थी, मैं सही था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, लेकिन अगर इलेक्शन मैं जीत के तो वो सवालात अपनी जगह रहते हैं। और हुकूमत जो क्लेम कर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और लोग हमारे साथ आ गए हैं, तो उसका लेजिटिमेट टेस्ट तो इलेक्शन होगा। और वो इलेक्शन, अब आप पंजाब हुकूमत इतने काम कर रही है, मरियम नवाज साहिबा इतने काम कर रही हैं, तो पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो क्यों नहीं हो रहे? पंजाब बल्दियाती इलेक्शन अक्टूबर 2024 में होंगे। तो इसका मतलब हम ये लें साहब कि वो जो बेसिक सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तो शायद ये परसेप्शन ना बदल पाए, चाहे आप जितना काम कर लें। आप ये कह रहे हैं? लोगों, देखिए ना, असल चीज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों अपनी इमेज लोगों में अच्छी बनाने के लिए कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान तरक्की करे, फिर लोग ये कहें, रियलाइज़ करें कि मुस्लिम लीग की हुकूमत बिल्कुल दुरुस्त थी, और देखें महंगाई कम हो गई है, देखें जो है इतनी ज़्यादा वो हो रही है, इतनी सपोर्ट मिल रही है, ये सारी चीज़ें फिर आप क्लेम करते हैं ना, तो फिर लोगों के पास जाएं ताकि लोग आपकी इन पॉलिसी को इंडोर्स करें। और वो इंडोर्स करने मज़े साहब अभी इंडोर्स कर रहे हैं। और ये जो पहले आप बात कर रहे थे कि बानी पीटीआई की, कि भाई वो तो ये समझते हैं कि आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है उनकी जगह को, आवाम के अंदर भी यही परसेप्शन अब भी पाया जाता है, या फिर पीटीआई जिस तरह से इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही है उसने नुकसान पहुंचाया है जो ताल्लुक हमें पहले फील होता था आवाम और पीटीआई के दरमियान? देखिए, उसका अल्टीमेट टेस्ट मैं तो यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं दे सकता ना। उसका टेस्ट तो ये होगा कि आप पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान करें, ओवरड्यू हैं, और टेस्ट कर लें। चले आप फौरी तौर पे नहीं करना सकते, आप ऐलान कर दें कि अक्टूबर में 1 साल बाद ही सही। ये इतना बड़ा टेस्ट आप डाल रहे हैं, ये तो हो ही ना जाए कहीं बल्दियाती इंतखाब वाला, नहीं लगता कि होगा इतनी जल्दी। और वो आपको भी पता है मजा। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आपने वक्त दिया सुबह और अपनी राय का इजहार किया। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को लेकर इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुल्क की सियासी क्या सूरत हाल है, इस पर बात हमने की। अब एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह से आगे। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं। इस बार ईद आते ही मुख्तलिफ पहलुओं पे तो हमने बात की। जाते जाते ईद पे हम एक पहलू को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो पाकिस्तानी सिनेमा था या फिल्म्स थी। आपको याद है कि बल्कि अब भी इनफैक्ट बहुत से ममालिक में ईद के ऊपर एक फेस्टिविटी होती है, स्पेशली फैमिलीज, लोग, दोस्त जाते हैं फिल्में देखने के लिए। पाकिस्तानी फिल्मों की एक लाइन लगी इस ईद के ऊपर, एक लाइन के अंदर रिलीज हुई फिल्में, रिपोर्टेडली कुछ 16 से ज़ायद फिल्में 20 के आसपास रिलीज हुई। हाँ, 20 के आसपास फिल्में रिलीज हुई और उनमें से कोई एक फिल्म भी ऐसी नहीं थी जो 4 से 5 दिन से ज्यादा चली हो। दिस इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज कंसर्निंग, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि कितनी फिल्में जो है ना पाकिस्तान की रिलीज हुई हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अब तक मार्केट सही तरह से नहीं किया जा रहा हमारी फिल्मों को, या फिर कंटेंट क्रिएशन अच्छी नहीं है, स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है। भाई मसला क्या है जिसकी वजह से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो फिल्म्स रिलीज होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को पता या लोग जाते नहीं है, खास तौर पे वो एक क्रेज होता है ना, एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है फिल्म लोगों के अंदर, वो नहीं कर पा रही है। अगर हम कुछ मेजर फिल्म्स का जिक्र कर लें, द मार्शल आर्टिस्ट वाज द फिल्म, कबीर एक फिल्म रिलीज हुई, इश्क लाहौर, कुल्फी, लंबी जुदाई एक फिल्म थी, और स्नो वाइट, इस तरह कई ऐसी फिल्में थी जो रिलीज हुई, लेकिन कोई एक फिल्म भी हिट नहीं हुई और रिपोर्टेडली सब फिल्मों को बहुत मैसिव लॉस हुआ है। अब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर नुमाइंदे हैं रेहान अहमद साहब, कुछ देर बाद हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद होंगे। वो स्पेशली गए और इंटरेस्ट भी है, उस बारे में लिखते भी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों से बात की, वजूहात जानने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों फिल्मों को पसंद नहीं कर रहे। वो ज़रा सुनवाते हैं लोगों के ख्यालात और वापस आके उनसे इस पर बात भी करते हैं। देखिए ज़रा।
ईद उल फितर हमेशा एक ऐसा मौका होता है जब लोग सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखना पसंद करते हैं, खुश होना पसंद करते हैं, मुस्कुराना पसंद करते हैं और खिलखिलाना पसंद करते हैं। इस मकसद के लिए वो सिनेमा घरों में जाते हैं, महंगे टिकट खरीद के, ताकि अपने ईद के दिन को एंजॉय कर सकें। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान भर में तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़्यादा फिल्में जो हैं वो रिलीज़ हुई, जिसमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो ज़बान की फिल्में शामिल थीं। लेकिन देखा यह गया कि उन तमाम फिल्मों में से कोई एक फिल्म भी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, जबकि इन फिल्मों में साइमा की फिल्म शामिल थी। यानी कि साइमा जैसी बड़ी स्टार जो हैं उनकी एक फिल्म भी शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्में किसी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। ऐसा क्यों हुआ, आइए चलकर आवाम से पूछते हैं। किस तरह की कहानियाँ देखना पसंद है आपको? बेसिकली हम फैमिली वाले लोग हैं, फैमिली के साथ मिलके, तो फैमिली वाली फिल्म ही अच्छी लगती है। कोई फैमिली बेस्ड फिल्म हो, एक दो देखी है मैंने पाकिस्तानी फिल्म, बड़ी अच्छी लगी। गोल्ड इज़ गोल्ड। मैं पुरानी फिल्में पाकिस्तानी ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो ये है कि मेरा जो बेस्ट एक्टर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सुल्तान राय थे। ठीक है, उस टाइम बहुत माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री जो थी अप पे थी। अभी थोड़ा बहुत मामलात चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। पाकिस्तान की एक देखी हुई है, ये मौला जट। उसके बाद आपने कोई नहीं देखी? कोई नहीं देखी। सर क्या वजह है इसकी कि आप पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखते? तो पंजाबी समझ नहीं आती और डब जिसमें आती नहीं है। कैसी फिल्में बननी चाहिए पाकिस्तान में? वही सबक आमूज हो, ये ना हो कि लव स्टोरीज हो, और बस आजकल तो ड्रामों में भी कुछ खास नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामों में भी। आपको पाकिस्तानी मूवीज़ में क्यों मज़ा नहीं आता? मोस्टली कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं एंड इतने लाइक बच्चों के लिए नहीं होते हैं। लाइक बड़े देख सकते हैं पर लाइक बच्चों के लिए इतने एंटरटेनिंग नहीं होते हैं। पाकिस्तानी मूवीज़ के सब्जेक्ट जो हैं, स्क्रिप्ट जो है, पसंद है आपको? एक दो मूवीज़ तो अच्छी हैं, शोएब मंसूर साहब की जो थी। हाँ, दिस इज व्हाट आई नो, बट ओवरऑल आई एम नॉट इनटू मूवी स्टफ बेसिकली। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कैसी मूवीज़ बननी चाहिए? इंफॉर्मेटिव और फैमिली ओरिएंटेड। A lot has to be done, but कुछ लोगों ने अच्छा काम किया भी है, I must say, but जो टिपिकल स्टीरियोटाइप मूवीज़ थी वो तो बनती नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, बट लेकिन अच्छी मूवीज़ बनी भी हैं, तो वर्कआउट करना चाहिए। कौन सी मूवी देखने आए आप? मौला जट। ये तो पुरानी मूवी है, क्यों देखने आए? बस सुना है अच्छी है फिल्म, इसलिए। अच्छा, तो ईद की जो फिल्में, नई फिल्में इस दफ़ा रिलीज़ हुई है, वो आपने नहीं देखी? नहीं देखी। क्यों सर? बस अभी मौका मिला है तो अभी हम आए हैं थोड़ा सा देखने। ईद के मौके पर आपने कोई फिल्म देखी? यार भाईजान पहले देखता था, अभी नहीं देखता हूँ। क्यों मेरे भाई? फिल्में अच्छी नहीं है। पहले ज़माने में अच्छे फिल्में हुआ करती थी, उस पर एक्टर्स भी अच्छे थे। अभी नए आ गया, सब गड़बड़ सिस्टम है। तो रेहान भाई जो है ना वो लोगों से बात करके पहुंचे। हालांकि फिल्म्स तो काफ़ी सारी रिलीज हुई हैं, लेकिन लोगों के मिले जुले तासुरात भी नहीं लगे मुझे। लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है। और ब्रेक जाने से पहले हम भी यही बात कर रहे थे कि भाई इसकी वजह क्या है, लोग क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। रेहान भाई की तरफ चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कैसे आप रेहान भाई? ठीक ठाक है? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। कैसा लगा आपको लोगों से बात करके? गैर मामूली वैसे फिल्में इस मरतबा रिलीज हुई हैं। लोगों से बात करके मुझे काफ़ी मायूसी हुई। मैंने सिर्फ एक सवाल लोगों से किया कि आपने ईद पे कितनी फिल्में देखी, कौन कौन सी फिल्में देखी, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यह आया कि जी हमने ईद की फिल्में नहीं देखी। और दूसरी फिल्में ये कि उन्होंने पड़ोसी मुल्क की फिल्मों का जिक्र किया कि हम वो देखते हैं, वो देखना चाहते हैं। और फिर मैंने सवाल अपना थोड़ा सा चेंज किया। मैंने उनसे पूछा पिछले 5 साल में जो ईदें आई हैं उसमें कौन सी फिल्में? कहने लगे यार उसमें भी हम नहीं गए। लोग इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट, रिवायती कहानियाँ जो हैं वो कह रहे हैं, जो कहानियाँ हैं यहाँ पे इतनी रिवायती हैं कि अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स लोग देख रहे हैं, बाहर की प्रोडक्शंस देख रहे हैं, बहुत मैच्योर काम देख रहे हैं वो, और घर बैठे देख रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए 1000, 1200, 1500 रुपए वो खर्च करें, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो लोगों का ये। अच्छा रेहान भाई, कहानियों के साथ साथ जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिल्म्स देख के पूरी दुनिया की फिल्म्स उधर अवेलेबल होती हैं, तो हम अभी तो उसके बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पहली मरतबा एक नज़र में हम कहते हैं कि यार ये क्या मूवी है। देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये प्रोफेशनलिज्म में आती हैं। सबसे पहले तो फिल्म बनाने के लिए आपको एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए होता है, जो कैनवस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर पेंट करता है।
वो पेंटर ही आपके पास, वो पेंटर ही नहीं तो कैसे होगा। अच्छा, एक तो ये कि मैं जरा नाजरीन से भी कह दूं कि अगर आपके जहन में कोई बात है पाकिस्तानी सिनेमा या फिल्म्स को लेकर, क्यों नहीं देख पा रहे, आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? सिनेमाज नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, पैसे नहीं है, प्लीज आप अपनी राय का इजहार करें ताकि उसको भी हम शामिल करें। रणबीर जरा क्विकली एक ओवरव्यू तो दें हमें, कितनी फिल्म रिलीज हुई, किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया? सुना है कुछ 4-5 दिन से ऊपर कोई फिल्म ही नहीं चली हमारी। जी सर, टोटल जो फिल्में थी पाकिस्तानी उर्दू की वो 4 फिल्में रिलीज हुई इस ईद पे। पंजाबी 1 थी और इंडियन पंजाबी फिल्में 5 थी, इंडोनेशिया की 1 हॉरर फिल्म थी, हॉलीवुड की 4 थी और पश्तो की 3 फिल्में थी। सबसे ज्यादा बिजनेस, आप ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे शायद, अल मरहम के नाम से इंडोनेशिया की हॉरर फिल्म थी। जी। बहुत सस्ती फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे भी है। जी सर, बहुत सस्ती फिल्म थी, 2 करोड़ का बिजनेस करके गई है ईद के ऊपर। पाकिस्तान में कर गई, पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ का बिजनेस लोगों ने देखा तो है, ईद पे करके गई है। इसका मतलब है लोग अच्छी चीज। कुछ फिल्में री रिलीज भी हुई हैं। जी, री रिलीज जो फिल्में हुई हैं उसमें मौला जट है, जवानी फिर नहीं आनी है, पंजाब नहीं जाऊंगी है, और कुछ उसमें पड़ोसी मुल्क की सरदार जी 2 है, कैरी ऑन जट्टा 3 है, इंग्लिश में कुछ स्नो वाइट है, लॉक्ड है, मुफासा है। ये फिल्में जो हैं ये रिलीज की गई। क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों में किस फिल्म ने अच्छा किया? या पाकिस्तानी फिल्मों में मौला जट जो थी, जो ईद के तीसरे दिन रिलीज हुई, उसका बिजनेस बहुत अच्छा था। अच्छा। और उसके अलावा ये कि नई फिल्में जो थी उसमें कुल्फी का बिजनेस जो है, कुल्फी 8 करोड़ के बजट में बनी थी और कुल्फी का जो बिजनेस है वो 60 लाख का है। अच्छा, कुल्फी के बारे में कहा जा रहा है कि 60 लाख की फिल्म, 60 लाख कमाया इसने। 8 करोड़ का बिजनेस, 8 करोड़ का इसका बजट था और ये 60 लाख इसने 60 लाख कमाया और यही अच्छा बिजनेस किया है। नहीं मतलब यही सबसे कामयाब थी, तो आप अंदाजा लगाएं। कुल्फी फिल्म जो इस दफा सबसे कामयाब रही लेकिन ओवरऑल फ्लॉप रही। 8 करोड़ का बजट और इसने बिजनेस जो किया है वो 60 लाख का किया है। अच्छा, पहले तो थोड़ी सी नाजरीन से माजरत भी, टीवी पे चलाने वाला ट्रेलर थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि बन रहा है तो हमने कहा जरा एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने इसलिए रखते हैं कि आपको पता तो हो ना कैसा कंटेंट बन रहा है। हम बाजू इस चीज से निकल जाते हैं ये कहते हुए, लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए हमने कहा जरा लोग हमारे साथ हैं। इमरान शफकत हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, लाइव कॉल है उनकी, उनसे बात करते हैं। इमरान कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। थैंक यू इमरान भाई, प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी मूवीज का जो मेरा ख्याल में जहाँ हम लैग करते हैं ना, वो समहाउ स्क्रिप्ट है, स्टोरी लाइन है, या सॉरी टू से बट सम हमारे एक्टर्स जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी इमरान साहब पाकिस्तानी, अगर याद हो, और कहाँ देखी थी? मैंने तो लास्ट मौला जटी देखी थी। अच्छा। ऑल्सो मूवी वो बहुत ही अच्छी मूवी थी, वो बैलेंस थी, उसमें सब कुछ था। हम परफॉर्मेंस में मुझे लगता है एक्टर्स में हम जिस तरह लैग कर रहे हैं कि इतना बड़ा गैप आ गया हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि ये आप समझिए कि टीवी ड्रामा एक्टर्स आ गए मूवी इंडस्ट्री में। अब अगर आप देखें तो फिल्म की और एक्टिंग और ड्रामा की एक्टिंग हमेशा फर्क होती है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इस एफर्ट को जारी रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल में हम लैग करते हैं। आप देखिए हमारी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, स्पेशल इफेक्ट्स में भी हम लोग आगे गए हैं, बट लैग जहां तक मेरा ख्याल है हम स्क्रिप्ट में लैग कर रहे हैं, स्टोरी और स्क्रिप्ट में आप समझते हैं। ठीक है इमरान भाई, ठीक। चले, थैंक यू आपने अपनी राय का इजहार किया। अमजद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये कि आपका शो मुझे बड़ा पसंद है, आप बहुत अच्छा शो करते हैं। मुझे ये पूछना था आपसे कि ये इस ईद पे मेरे ख्याल से फिल्में भी कम रिलीज हुई हैं, और जैसे फिल्म एक आई थी जवानी फिर नहीं आनी, इस टाइप की फिल्में आए ना जिसको यूथ भी पसंद करे, और एक जो था ना कपल जो थे वो उन्होंने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया था, बड़ा पसंद किया था, हल्की फुल्की सी मूवी हो, इस तरह की फिल्में नहीं आई। दूसरी बात ये भी हुआ है कि हमारे यहाँ बड़े सिनेमा हॉल जो हैं वहाँ शॉपिंग मॉल्स में तब्दील हो गए। कराची की बात करता हूँ मैं, और खुशी है कि रेहान भाई कराची से आपके शो में आए हुए हैं, या हमारे क्या कहते हैं मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ भी रेहान भाई आए थे कराची में। अच्छा, नाइस। बड़ी खुशी है कि आज आपके शो में आए हुए हैं, माशाल्लाह से। अमजद भाई, वैसे जाते जाते आपने आखिरी फिल्म पाकिस्तानी कौन सी देखी और कहाँ देखी? होनी चाहिए। आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने, याद है कोई पाकिस्तानी? मैंने लास्ट फिल्म मुझे वही पसंद आई थी, जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा, ठीक है, चले आपकी कॉल का शुक्रिया। एक से ज्यादा दफा देखी उसको। चले ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार भाई। योर टेक ऑन दिस रोमांटिक कॉमेडी, वो जो हम बात ऑफ एयर भी कर रहे थे कि वो हल्की फुल्की फिल्में जो लोगों को हंसाएं। आप कह रहे थे कि ये मार्शल आर्टिस्ट जैसी फिल्म थी, थोड़ी ज्यादा हार्ड टाइप की थी। फिर कबीर एक फिल्म हमने देखा, उसमें भी बड़ा अजीब गरीब किस्म का पुराना 90s वाला एक्शन था, तो ये भी एक रीजन है लोग नहीं देखना। बिल्कुल है सर, वो रिवायती फिल्म का जो विलन होता है ना, जिसके साथ एक बदमाशों की एक फौज होती है,
वो वाला विलन अब एक्सेप्टेबल नहीं है, अब नहीं चलेगा। अब इस तरह के विलन हैं भी तो नहीं ना सोसाइटी के अंदर, स्लीट हो गए हैं। बिल्कुल, अब जो है अब तो सारा डिजिटल है जी, अब तो हैकर्स होते हैं, अब तो दूसरी तरह के, अब तो वो रॉबर्ट्स होते हैं और आप उसमें मनी हाइस्ट जैसी फिल्में देख रहे हैं। तो सर अब तो विलन कहीं और चला गया और हमारा विलन अब तक मोहल्ले के अंदर सर जी वो खवातीन को छेड़ रहा है और इस तरह की चीजें। भी कहीं ना कहीं ऐसा चांस है कि हमारा सिनेमा, हमारी फिल्म रिवाइव कर पाए। अब तो बॉलीवुड के ऊपर सवाल है, बॉलीवुड को इस तरह के आई बॉल्स नहीं मिलती, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही है और उनको साउथ का जो उनका सिनेमा है वो टेक ओवर कर रहा है। सर अच्छे डायरेक्टर्स, सबसे पहले फिल्म स्कूल, हुकूमत जो है फिल्म स्कूल बनाए और उसको एक इंडस्ट्री के तौर पे एक्सेप्ट करे सीरियसली। हमारे इंडस्ट्री के तौर पे इसको, फिल्म इंडस्ट्री को तस्लीम ही नहीं किया जाता। और अगर मुझसे आप पूछें तो पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। हमारे पास कौन से स्टूडियोज आपको याद हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे फिल्में प्रोड्यूस हो रही हैं? अच्छा, मौज़ूआत भी तो मैटर करते हैं ना। खुदा के लिए मूवी आई, बोल मूवी आई, मैं उसी तरफ आ रहा था। वो तो चली, लोगों ने पसंद भी की और आज तक बात भी की जाती है। रिसेंटली मोहम्मद राना की एक फिल्म आई थी बाप, आपने अगर देखा हो, वो इतने अच्छे सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर थी। वो एक लड़की का बाप है, बेटी है उसकी, और उसकी बेटी के साथ रेप हो जाता और उस पर फिर हाउ ही रिएक्ट्स और वो कैसे, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे शायद वो मार्केटिंग फैक्टर नहीं था, कहीं ना कहीं उसने लैग किया और वो फिल्म भी नहीं चली। सर मार्केटिंग की बात तो फिर एक बात थोड़ी सी बात जाके आती है, आपके पास स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छा चाहिए, डायरेक्टर बहुत अच्छा चाहिए। बाज़ दफ़ा बहुत आम सी कहानी होती है, उसे सुनाते हैं हम इतने खूबसूरत तरीके से हैं। और उसके बाद ये कि फिर एक्टर्स, अगर आप देखें बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में जो करंटली आप देख रहे हैं हमारे सामने, उसमें सपोर्टिंग कास्ट के जो आर्टिस्ट हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो आपको कोई प्रोफेशनल लोग ही नहीं लगते। तो फिर क्या रेहान भाई, आप क्या मशवरा देते हैं? सियासतदानों को ले लें, हम फिल्म में कामयाब हों? सियासतदान इतने अच्छे एक्टर हैं, कसम वो तो हर वक्त ऐसे आते हैं हमारी न्यूज चैनल्स के ऊपर आके कहते हैं हमें बड़ा दर्द है आवाम। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त एक्टर्स हैं। बिल्कुल, और वो ये कहते हैं कि ये काम हो जाएगा, लोगों को लगता है हो जाएगा, लेकिन रेहान भाई वही एक्टर जब ड्रामास के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा काम भी हो रहा होता है, ड्रामास बहुत हिट भी हो रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। अब तो यूट्यूब से भी पता चल जाता है ना, बिलियन में व्यूज जा रहे होते हैं। अगेन वही बात है ना, काम लेने वाला। मैंने पेंटर की आपसे बात की थी, स्क्रीन पे जो पिक्चर पेंट करे, आपको तो प्रेजेंटर चाहिए होता है ना। नदीम शबनम की अगर आप पुरानी फिल्में देखें, नजरुल इस्लाम जैसे डायरेक्टर इनके पीछे थे, तो जाहिर है क्या क्लासिक चीजें प्रोड्यूस हुई हैं। और एक आज का दौर है, आपके पास इक्विपमेंट भी है, आपके पास एडिटिंग। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है, लोगों का जो बजट है वो भी बड़ा स्क्वीज हो गया है, पोस्ट कोविड रिसेशन है, महंगाई है। ये कितनी बड़ी वजह है कि लोग अब सिनेमा नहीं जाते, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते? ऑन एवरेज 1000-1500 की टिकट है, फिर अगर आप कुछ बोतल पिएंगे उसमें भी सारी बात है, पैसे लगेंगे। सर लोग रोजाना पूरे पाकिस्तान में फूड स्ट्रीट्स पे करोड़ों रुपए खाने पे खर्च करते हैं, रोज रात की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिनर जो है। इसका मतलब है, और कराची वाले तो जाते हैं, पिंडी वाले भी जाते हैं। अगर पैसों के रिटर्न में एक ऐसी चीज मिले जो बाकी उसकी वर्थ इट हो, तो लोग जरूर पैसा खर्च करेंगे। दिस इज नॉट द रीजन यू सी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मूवीज के बगैर काम चल सकता, खाने के बगैर नहीं चल सकता ना, इसलिए लोग पैसे भी लगाते हैं। और वैसे बड़ी ईद पे कोई आ रही है मूवी अच्छी? बड़ी ईद के हॉरर फिल्म समीना पीरजादा की जो आ रही है, उसका नाम है दीमक। आई हर्ड इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे, मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इससे कि अब डायरेक्ट किया उन्होंने। नहीं सर, एज एन आर्टिस्ट उन्होंने काम किया, बहुत खूबसूरत डायरेक्टर एज वेल, इंतहा उन्होंने की थी। जावेद शेख साहब भी, हमें भी इंतजार है उसका। बहुत शुक्रिया, रेहान अहमद भाई हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पूरा तज्जिया जो है ना वो पेश कर दिया। मसला एक नहीं है, मसले बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, जो अकॉर्डिंग टू रेहान भाई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ कर नहीं पा रही है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक तो आर्टिस्ट को खुद भी काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है ना उसको भी मेरे ख्याल से यही वजह है कि नई स्टोरीज नहीं है, इसीलिए हमें आज से 30 साल पहले का मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा अब बेचना पड़ता। एंड यू थिंक कि स्टोरीज नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, चारों तरफ स्टोरीज नजर आएंगी देखने वाली। और स्टोरी वापसी भी हम डिस्कस करेंगे, वो टेनिस की अच्छी स्टोरी है, न सिर्फ हमारे मेल टेनिस स्टार्स बल्कि हमारी खवातीन भी टेनिस के अंदर आ रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टेनिस का अच्छा माहौल बन रहा है पाकिस्तान का। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ प्लेयर्स भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले इमरान ने आपको बता ही दिया था कि हमने जिक्र क्या करना है, क्या हमारा टॉपिक होगा। हम टेनिस की बात करने लगे हैं और वैसे तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा हमें जो बड़े बड़े नाम नज़र आते थे वो मर्द खिलाड़ियों के नज़र आते थे, लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। ख़वातीन इस खेल के अंदर बहुत आगे आ रही हैं और नुमाया कामयाबियाँ भी हासिल कर रही हैं, मकामी टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हैं उसके अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन टेनिस खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। हमने सोचा उनको
बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अब रिसेंटली चूंकि एसामुल हक आए थे जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं ऑब्वियसली, तो उनसे हमने थोड़ा जब ये जिक्र छिड़ा तो एक सवाल आपको याद है हमने उठाया था और वो खवातीन के हवाले से था कि कैसे चल रहा है, क्या हमारी जो बच्चियां हैं जो फीमेल प्लेयर्स हैं वो भी आ रही हैं और फिर उनका क्या फ्यूचर है। तो फिर हमने कहा एक सेगमेंट प्लान करते हैं एंड वी आर लाइक दे वर काइंड इनफ कि इस वक्त हमारे साथ जो विमेन टेनिस फेडरेशन है उसके ओहदेदारान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ हम कराते हैं, हमारे साथ कर्नल ज़ियाउद्दीन साहब हैं जो कि ओवरऑल पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन सेक्रेटरी हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अस्मा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विमेन टेनिस फेडरेशन की प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम प्लान्स पूछेंगे और अब तक क्या क्या हमने अचीव किया इस बारे में बात करेंगे। अस्मा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर योर टाइम। देन हमारे साथ ज़ारा अहमद साहिबा भी हैं जो कि सेक्रेटरी हैं विमेन टेनिस फेडरेशन की, उनसे भी इस हवाले से प्लान डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने भी वक्त दिया। और सारा महबूब हैं, आप इनको जानते हैं, खेलती हैं टेनिस, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनसे भी बात होगी। सारा, फॉर्मल वेलकम, थैंक यू। और हमारे साथ दो राइजिंग स्टार्स भी हैं टेनिस के, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो स्टार्टिंग विद कर्नल साहब, आप सबसे पहले थोड़ा सा हमें बताइए कितना फोकस हमारा है ख़वातीन की जानिब टेनिस को लेकर, हम कहाँ पहुँचे हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म कि हम लोगों को बता सकें एक्चुअली कि टेनिस की इस वक्त प्रोग्रेशन क्या चल रही है। सिंस द टाइम कि हमने टेक ओवर किया था लास्ट ईयर फरवरी से, तो हम लोगों की ये कोशिश रही है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि जिस तरह लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है पाकिस्तान में, समहाउ लड़कियों की तरफ उतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो सकी। रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक मेन रीज़न विच वी कुड फिगर आउट कि जी लड़कियों की जो रिप्रेजेंटेशन है इन अ फेडरेशन वो नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि जी जो वो प्रॉब्लम कंसीव कर सकती हैं, अंडरस्टैंड कर सकती हैं एज अ वुमेन प्लेयर, वो शायद हम नहीं कर पा रहे। तो इस गैप को कवर करने के लिए फिर देन वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव विद द प्रेसिडेंट एसामुल हक कि व्हाई नॉट वी हैव अ सेपरेट वुमेन एसोसिएशन हु कैड एक्चुअली लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ ऑल द गर्ल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में है, नॉट ओनली फॉर टेनिस बट ऑल दी अदर स्पोर्ट्स, कि जी हाउ टू ब्रिंग गर्ल्स वुमेन इनटू अ कोर्ट, प्ले ग्राउंड में उनकी एक्सेस कैसे ली जा सकती है, जो इश्यूज उनको आते हैं जस्ट टू गेट टू बी देयर, उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को देखते हुए वी टुक एन इनिशिएटिव कि जी हमें अपनी एक फेडरेशन बनानी चाहिए। Considering the same. कर्नल साहब, it's very surprising for me कि ये लास्ट ईयर फरवरी से आपने कहा कि ये सारा सिलसिला ख़वातीन को लेकर शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था कुछ। तो अस्मा, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ, लास्ट फरवरी से लेकर अभी तक क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़े और आपको लगा कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनका एप्टीट्यूड है इस तरफ, वो आना चाहती हैं टेनिस के अंदर, रिप्रेजेंट करना चाहती है पाकिस्तान को? एब्सोल्युटली। आई मीन अभी हम लोग की रिसेंटली फॉर्मुलेशन हुई है, पर काम मेरा हम सारों का टेनिस फेडरेशन के साथ रहा है और एप्टीट्यूड, स्किल, टैलेंट, नो पार, फिनोमिनल। आई मीन आई थिंक ये इसलिए नहीं था कि हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है, देयर वाज नो ऑप्शन। आई फील लाइक द talent we have, the way it needs to be incubated, it was definitely the need for the hour. And I think we're 70 years too late to have a... But you know what they say, better late than never. So, क्या mandate है आपकी organization का, आपकी जो federation है women का, इसका क्या mandate है, थोड़ा सा बताइए। हमारी कोशिश इस साल और अगले 5 साल during our duration is कि हमने overall पूरे नेशन वाइड एक्सेस टेनिस की इंक्रीज़ करनी है। टेनिस ऐसी स्पोर्ट है जनाब, आप खेलेंगे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल बढ़ जाती है, आपका कोर स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इफ़ यू ADHD, इट हेल्प्स विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, नॉट सिर्फ के हमने सामुल हक बनना है या सारा महबूब, आपकी एब्सोल्यूट रेगुलर डेली प्रैक्टिस। OA लेवल्स के आपके बच्चे इम्तिहान नहीं दे रहे, उन्हें आप टेनिस में डालें, सारे सेट हो जाए। अच्छा, इसका इम्पैक्ट भी फिर कितना बड़ा होता है कि आप एक, अगर आप प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहते, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और आपको देखकर बच्चे खेलना शुरू कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह दिस ईयर, क्योंकि मसला ये कहाँ जाए, रैकेट्स जी 40,000 रुपए के कहाँ से? एग्जैक्टली, वी आर प्रोवाइडिंग दैट वीकली कैंप्स अक्रॉस द कंट्री। हम हर कोशिश है, हर सूबे में, हर मेजर शहर में हम टेनिस के कैंप्स शुरू कर रहे हैं, लड़कियों के लिए कर रहे हैं। लड़कियों ने जिस आना है, खेलें, ड्रॉप इन सेशंस हैं, एक्सेसिबिलिटी। और मैं सिर्फ कुछ फंड्स वगैरह लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट से? बिल्कुल अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारी प्राइमरी सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है।
We don't have funds. I'm going to be very clear with you. We are all working for free for the Tennis Federation for 5 years. सारा ज़ायरा बाजी हम सारे अपना टाइम लगा रहे हैं। साहब इस पर राय दें, फिर हम ज़ाहरा साहिबा से भी बात कर लेते हैं। फंड्स का इशू है बहुत ज़्यादा है। टेनिस इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। जैसे अभी इन्होंने मेंशन किया है कि एक रैकेट से फॉर इंस्टेंस 40,000 का है। आपने बॉल्स लेने हैं और अगर आपने प्रोफेशनली खेलना है इट गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। कोर्ट्स चाहिए इटसेल्फ। और कोर्ट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर मीटिंग में भी यही बात करते हैं हाईएस्ट लेवल पे भी कि पाकिस्तान में टेनिस कोर्ट्स आर एक्सेसिबल ओनली टू क्लब्स। कम्युनिटी में हमें टेनिस कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। लाइक क्रिकेट ग्राउंड्स आपके हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं, बट टेनिस इज अ गेम विच इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू क्लब्स। ठीक है, तो जब तक कॉलेजेस में भी नहीं होते एग्जैक्टली। तो जब तक हम इसको इजी एक्सेस नहीं देंगे लोगों की कि जी हम कम्युनिटी में एक कोर्ट्स बनाएं इस तरह के जी एनीबडी कैन कम एंड प्ले, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं इस खेल को बाकी चीज़ों के साथ। मतलब जो कुछ हमारे पास है रिमेनिंग विद इन दोज रिसोर्सेज, वी हैव पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे हमारे पास जो कोर्ट्स हैं अभी इनके साथ मिल के अभी व्हाट वी हैव डिसाइडेड एक्चुअली कि जी हम आपको फ्री कोर्ट्स अवेलेबल करेंगे as and when it is required. Okay. ठीक है, this is the first step that we can do just to encourage. चले इसमें मैं ही समझता हूँ कि जो हमारी यूथ मिनिस्ट्री है, राना मशहूद साहब जैसे लोग जो हैं उनको आना चाहिए and they should put some money into it. वापस आता हूँ मैं आपकी तरफ। ज़ाहिर साहब आप भी थोड़ा सा, चूँकि आपका भी रोल इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, आप बताना चाहें हमें, या कुछ होप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उम्मीद रखें? जी, मेरा नाम ज़ायरा अहमद ज़का है। प्रेजेंटली मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में, और उसका यही था कि सामुल हक कुरैशी को लग रहा था कि फ़ीमेल को जो है ना फेडरेशन में होना चाहिए, इस तरह से कि फ़ीमेल प्रॉब्लम को बेहतर समझ सकते हैं। और मैं क्योंकि एक मेरा बेटा पाकिस्तान नंबर 1 रहा है अंडर 18 में थ्रू आउट 2024, अहमद नाइल कुरैशी। अच्छा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एज अ पेरेंट का व्यू क्या है कि इट्स नॉट जस्ट कि कोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्ट एंड ऑन कोर्ट दोनों चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉब विदाउट सैलरी करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना, जैसे आसमा बताई थी कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए यू आर डूइंग इट फॉर फ्री, तो वो किस तरह से, उसके लिए भी जज्बा चाहिए ना? वो इस तरह से है कि सिंस लास्ट 10 years आई एम ऑन टेनिस कोर्ट। मैं जॉब करती थी पहले, आई एम एजुकेशनिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, मगर मैंने जब जॉब छोड़ी बिकॉज मुझे अपने बच्चों के साथ, 2 बेटे मेरे खेलते थे, तो उनके साथ मुझे ट्रैवल करना होता था अब्रॉड, और ये तो जो सारी मुश्किलें हमें पेश आईं इस दौरान ट्रैवलिंग में, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, पढ़ाई का बैलेंस करना किस तरह, वो सारी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फ्यूचर में जो आने वाले मैं आपकी बातें सुन के हैरान भी हो रहा हूँ कि दुनिया भर में जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो हाईएस्ट पेड लोग हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं। रॉजर फेडरर हो, नडाल हो, फीमेल सेरेना विलियम्स टाइप लोग जितने भी हैं, इतना पैसा कमाते हैं। और हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, प्लेयर्स को तो छोड़ ही दें, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। इससे बड़ा बात ये कि टैलेंट मौजूद है, और हम 2025 में हैं। 2025 सारा डीप थॉट में चली गई है सारा। प्लीज आप बोलिए, आप स्टार हैं हमारी, आप क्या कहेंगी? या सबसे पहले तो आई गेस आई कैन जस्ट स्टार्ट विद माय स्टोरी एंड हाउ this is relevant today. This is actually a milestone moment. We were just talking about it yesterday even. I started playing tennis at the age of 8, and thanks to my father, because he was my coach, so he put me into it. And you know, over the years we put a lot of time and energy and money into it, and you know, alhamdulillah, I was number 1 in Pakistan, the longest standing number 1. I was able to get a full scholarship in the US. I was able to get a degree in sociology from there. So you know, there's a lot that I got through tennis in my career. Everything I would say I owe to tennis, and obviously thanks to my father and my mother's efforts. उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ओ लड़की है तो इसको टेनिस में नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पुश किया, to the point where sometimes I used to get a bit annoyed even. But like I said, I got a lot out of it, and now I think for me it's a very full circle moment, because now that I'm sort of done playing competitively, I thought this was the right time to give back to my community. And you know, one thing I always saw that जब भी tournaments होते थे तो लड़कों की जो list होती थी वो overflow कर रही होती थी. We used to have to have qualifying matches for the boys, but for the girls ड्रॉ ही नहीं पूरा हो रहा होता था ना. अपने पूरे करियर में ये फील नहीं हुआ कि मैं किधर वक्त लगा रही हूँ, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इतनी रिकग्निशन भी नहीं है, दीगर स्पोर्ट्स के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, रिकग्निशन भी मिल जाएगी, ओन भी करते हैं, तो कभी ऐसी फीलिंग आई?
You know, it was the passion. I actually really loved tennis, and you know, I inherited my father's dream. So I never really saw it that way. जब आप छोटे होते हैं, आप इतना practically नहीं सोचते, you know. And then before I knew it, it was my whole life. फर्क पड़ा है when you started और अब जिस तरह का एटलीस्ट अब बात तो कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। और एहसाम को मैं ये क्रेडिट इस पे भी ज़रूर दूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, दो कि आप सबकी एफर्ट्स है इसके अंदर। तो कितना फ़र्क पड़ा है, हमने सिग्निफिकेंट चेंज आया है या नहीं? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आर यू होपफुल कैसे लगता है इन चीज़ों के बाद? I am extremely hopeful. Ever since Essam ul Haq has become our president, even in the last 1 year, there have been so many changes. PTF is unrecognizable. So many juniors are being sent abroad. इतने training camps हो रहे हैं. And for the first time in Pakistan, Women's Tennis Association introduced हुई है, where women will be taking decision for the women, for the girls, making sure that more girls come into the sport. And जो लड़कियाँ already हैं sport में, उनको opportunities मिले, उनको बाहर भेजें, camps हो, so that they can play international tournaments. Because in order to play Wimbledon, US Open, ये जो आप देखते हैं TV पे, you need to have a certain amount of ranking points to even enter those tournaments. And how do you get those ranking points? By playing international tournaments. And आपने एहसाम की बात की, right man for the right job is very important, यहाँ से पता चलता है। अच्छा, ये जो कुछ राइजिंग स्टार्स हैं हमारी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं एंड क्या करना चाहती हैं और कहाँ पर पहुँचना चाहती हैं इन फ्यूचर? Hello everyone, my name is Maham Ashraf and I'm a tennis player from Pakistan, and currently my dreams like for the future is to probably play in a Grand Slam and make my country proud, but for that I have to work a lot and अभी किस लेवल पे खेल रही हैं Maham? Currently I'm a national player in Dubai, but I represent Pakistan, and I came here for my first ever ITF to play because I'm 14 now. Okay. And it's a really good experience here in PTF. I had some great chances, I met some great people, I made कोचिंग स्टाफ के बारे से हमें बताइए। कोचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एहसाम भाई टोल्ड अस कि कुछ इंटरनेशनल कोचेस भी आए हैं जो आपको कोच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा है? Yeah, the coaches over here are great. Like they really help you and they encourage you a lot. And I think the coaches are amazing over here. They help you and they push you through the journey. And I really like the experience here, and I'm actually thinking to stay here in PTF and not go back. और आपके भी फादर रीजन थे कि आपने गेम को ज्वाइन किया या इंस्पायर हैं किसी बड़ी प्लेयर से? My father pushed me through the game. क्या आप इस तरफ आए? Yes, it was my own passion too, and my father pushed me because I started tennis young, but then stopped in between due to some family issues and stuff. Then I started tennis back at the age of 11, and when I went for coaching or anything, many people told me to not play tennis and to stop tennis. And the only person that pushed me through this was my father. I went to academies and stuff. People said I couldn't become a tennis. ये तो फिर आपके father का credit है। And in the end, the second rising star, उनसे भी बात अपना इंट्रोडक्शन भी कराइए और बताइए। Hello, my name is Zara Khan. I started playing tennis since I was like very little. I feel like 10 years ago. First, I wanted to fulfill my father's dream, but then slowly I started to like develop a passion for tennis, and now I'm currently playing the ITFs, and I want to like further improve my game. And I also want to like get a scholarship based off of tennis and go to like universities abroad. जब आप शुरू करी थी, हमने इससे पहले भी बात की कि हमें पता है कितना तगड़ा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास टेनिस का। जब आप शुरू करी थी, आपको नहीं लगा कि नहीं आई शुड प्ले क्रिकेट और समथिंग एल्स, मैं टेनिस में जा रही हूँ, इतना स्ट्रक्चर नहीं है, इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? स्कूल में तो मतलब मैं हर ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट में खेलती थी ना, फुटबॉल, क्रिकेट, लेकिन टेनिस में उतना मुझे मज़ा नहीं आता था। लेकिन जितना मज़ा मुझे टेनिस में आता था, उतना मुझे और स्पोर्ट्स में नहीं आता था। अच्छा, तो ये स्टार्ट हुआ था फादर की विश पूरी करने के लिए, देन इट बिकेम योर पैशन। ऑलराइट। अच्छा अस्मा, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपने कैंप्स का जिक्र किया था, मुझे याद है एहसाम जब आए थे तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि अभी तक जहाँ जहाँ कैंप्स लगाए हैं सबसे ज़्यादा टैलेंट आपको कहाँ पर मिला है, तो उन्होंने बताया था पेशावर। तो अभी तक कैंप्स लगे हैं ख़वातीन के लिए या अभी लगने हैं, और कहाँ से आप ज़्यादा होपफुल हैं टैलेंट आएगा? ऑनेस्टली इट feels like a lucky draw. I don't know. I feel like Peshawar is filled with talent. इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये कि इस समर्स में, अभी हमें फॉर्मुलेट हुए हुए शायद बहुत कम टाइम हुआ है, पर इंशाल्लाह हम मिल मिला के इस समर्स में ना, ताकि बच्चियों की जो छुट्टियाँ आ रही, और एक चीज़ मैं बार बार बच्चियाँ कहती हूँ, दिस इज़ नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड. इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट फिट, you're in your mid 40s, your 50s, आपके
प्लीज़ जॉइन टेनिस। इंशाल्लाह इन समर्स में हम पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, inshallah hopefully smaller cities like Sialkot and Gilgit will be targeted as well inshallah। और हमारी अभी हमने बस प्लान आउट करें इस समर्स में हम स्पोर्ट्स कैंप लगाएंगे एवरी वीक। और बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के प्लेयर्स जो हैं उनको बिल्कुल बिगिनिंग जनाब वही है ना, वो इस तरह के आप कहें जी हम दीन की तरफ किसी को लेके आ रहे हैं, पर जो 5 वक्त का नमाजी उसको आप लेके आए तो क्या बात है, किसी को नया लेके आए तो उसकी गेम ज़्यादा मुश्किल भी ज़्यादा होता है। कल साहब आप पे मेरा ज़्यादा फोकस इसलिए जो कि आप एक ब्रिज कर सकते हैं इस फेडरेशन को गवर्नमेंट के साथ, और उधर से वसाइल आने, वसाइल से ही ये गेम चलना है जी। मुझे लगता है कोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दी एटमॉस्फेयर ओवरऑल एक बने जिसकी वजह से बच्चियां आएँ, लोग आम आदमी अपनी बच्ची को भेजे कि वो इस गेम के अंदर आए। क्या कर रहे हैं आप, मतलब अभी क्या मैकेनिज्म है, क्या डिस्कशन हुई है, कुछ हमारे सामने रखिए इस पे जी। आई मस्ट से कि करंटली द गवर्नमेंट, द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इवन द मिनिस्टर, इवन Rana Mashood Saab, he also visited our complex. Okay. They are very forthcoming actually. Whatever requirements that we had, we have requested them. They have been very forthcoming on this. They agreed that they'll provide all the necessary assistance that is required for Pakistan tennis. However, जैसे पहले उन्होंने बात की थी सारा ने कि पाकिस्तान में women ड्रॉ पूरे नहीं होते। The first target जो हमने after long discussion हमने ये कहा है कि like at the moment we are having J30 international tournament for girls and boys इस वक्त चल रहा है, तो पाकिस्तान से unfortunately we could have only 7 girls out of 32। तो टारगेट हमारा ये है कि नवंबर में when again we are going to have this tournament, तो हमारी कोशिश है कि नंबर 7 से जो है ना इट शुड बी एटलीस्ट 20 ज़्यादा होने चाहिए। और इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को क्लोज करें, क्योंकि सारा हमारे साथ हैं, इन्होंने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। सारा जाते जाते मैं आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा, जो लड़कियाँ बच्चियाँ आपको देख रही हैं, आइडियलाइज भी करती होंगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखती होंगी, कुछ भी उनको कहना चाहें टू बग देम अप टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। Yeah, I think that's the whole reason I'm here, because I want to tell girls to take up, I mean, tennis, obviously because I play tennis, but any sport really. I really feel sad when I see हमारे माशरे में, आपको पता है ना, जब एक घर में बेटा होता है और बेटी भी होती है, तो आप बेटे को कहते हैं जी जाओ जाके खेलो, चाहे बेशक गली में क्रिकेट ही क्यों ना खेल लो, लेकिन लड़कियों को उस तरह पुश नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट जस्ट पढ़ाई 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 एंड देन शादी। सो आई वांट टू टेल, उसके बाद समटाइम्स सपोर्ट भी नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो आई वांट द गर्ल्स टू नो दैट दे आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग आउट देयर एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। आई वांट टू टेल देम कि भाई टेनिस में आए, देयर इज अ लॉट दैट दे कैन गेन आउट ऑफ यू नो प्लेइंग स्पोर्ट्स। इट्स नॉट जस्ट यू नो योर फिजिकल फिटनेस, बट you develop so many life skills, you know, that you wouldn't otherwise. And like I said, everything that I've got, most of it is through tennis, so I can't recommend it enough. आप सबके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट हम इसलिए पेश करते हैं बिकॉज़ अगर उनकी एफर्ट्स ना होती तो आप लोग शायद यहाँ ना बैठे होते। Exactly, so parents को भी मैं स्पेशली उनका प्राइमरी रोल है, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, खासतौर पे जो फादर्स, जो वालिदैन देख रहे हैं, तो उनका बड़ा रोल है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड हमने इस पे बात की, हम इस पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है, ज़्यादा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और खुशी भी हुई है एक्चुअली मुझे देख कर कि चलो 70 इयर्स के बाद ही सही एटलीस्ट शुरू तो हुआ है टेनिस के ऊपर बात करना, ख़वातीन की टेनिस के ऊपर बात करना। और ये चेहरे जब हम देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ टैलेंट मौजूद है, सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अब प्लेटफॉर्म भी आ गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो बहुत ब्राइट है। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।